हाँ, तो कैसे हो? अच्छा, मस्त एकदम पढ़ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोलो। हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। हमने क्या देखा था लास्ट क्लास? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक, अच्छे से हमने उसको देखा था। ठीक है, सारा चीज। अभी आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू स्फेयर। ठीक है, स्फेयर्स के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या क्या है, ये दोनों जो मैं बार बार कहता हूं, मैं बाद में बताऊंगा, वो चीज आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो। तो हम लोग पढ़ रहे थे गॉस लॉ, है ना, गॉसेस लॉ। ठीक, गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो ये बहुत बढ़िया। अब देखो, ठीक है, अब देखो कि अगर हम स्फेयर की बात करें, किसकी बात करें? स्फेयर की। ठीक है, स्फेयर, इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले देखो, एक हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, दूसरा है हॉलो नहीं, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, तीसरा है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग, तीसरा है हॉलो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और चौथा है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग, कंडक्टिंग। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, हमने स्फेयर को 4 तरीके में डिवाइड किया, 4 टाइप में डिवाइड किया। पहला क्या? हॉलो कंडक्टिंग, दूसरा सॉलिड कंडक्टिंग, तीसरा हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और चौथा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग लिखा हुआ है ना, ये नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, क्या हो गया? नॉन कंडक्टिंग। ठीक, अच्छा, अब इसमें तुम्हें एक चीज समझनी होगी, है ना, इसमें तुम्हें एक चीज समझनी होगी। ठीक, जैसे हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर पता है? हॉलो स्फेयर क्या होता है पता है तुम्हें? ठीक है, क्या होता है हॉलो स्फेयर? बोलो, हॉलो स्फेयर क्या होता है? हॉलो का मतलब होता है सिंपल, अगर हम हॉलो स्फेयर की बात करें तो उसका मतलब बस इतना होता है कि एक स्फेयर है ऐसे, ठीक है, और ये मटेरियल यहां पे है ना, ऐसे। ठीक, इसको बोला जाता है, ये खाली जगह होता है, यहां पे क्या होता है? खाली जगह है, तो इसको बोला जाता है हॉलो ठीक है, हॉलो स्फेयर। ये क्या हो गया तुम्हारा? हॉलो स्फेयर। बात समझ में आ रहा है? सिंपल एग्जांपल के तौर पे फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल क्या हो गया तुम्हारा? एक हॉलो स्फेयर हो गया। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अगर सॉलिड की बात करें तो, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है? पूरे में मटेरियल है, पूरे में मटेरियल है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो, ठीक है, तो पूरा मटेरियल रख लो भैया इसमें, है ना। ये कैसा हो गया? सॉलिड स्फेयर। तो स्फेयर से हमें हॉलो और सॉलिड में तो डिफरेंस पता चला, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अच्छा, ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब है? कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि ये वाला जो हमने लिया है वो कंडक्टर है, ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि जो स्फेयर है वो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक, अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है देखो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में। जैसे मान लो कि हमने एक स्फेयर लिया, ठीक है, जो कंडक्टिंग है, हमने एक स्फेयर लिया जो कंडक्टिंग है, ठीक, इस पे अगर एक चार्ज यहां पे दोगे, ठीक है, तो वो चार्ज रहेगा कहां पे? अगर एक चार्ज दोगे तुम तो वो चार्ज रहेगा कहां पे? सरफेस में। कहां पे रहेगा? सरफेस में। सिंपल, इसका यही मतलब होता है, चार्जेस कहां पे होंगे? सरफेस पे। ठीक है, जैसे हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, अगर हम बोल रहे हैं ये कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, तो इसकी चार्ज जो मिलेगी वो हमें कहां मिलेगी? सरफेस पे। इसकी जो चार्ज मिलेगी वो कहां मिलेगी? सरफेस पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अगर ये हॉलो कंडक्टिंग भी होता तब भी सरफेस पे चार्ज मिलता, हाँ या ना? देखो, हॉलो कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हॉलो कंडक्टिंग है ना,
ऐसे मान लिए हॉलो कंडक्टिंग है, मटेरियल तो यहां है, ठीक, ये हमारा मटेरियल हो गया। अब सोच के देखो कि अगर हम यहां पे क्या कहते हैं चार्ज दिए, तो ये भी चार्ज तो कहां पे चला जाएगा, सिंपल सरफेस पे जाएगा, हाँ या नहीं, सिंपल लॉजिक है इसमें। कैसे तुम कर सकते हो, देखो जैसे ही तुमने चार्ज दिया, क्या चार्जेस में रिपल्सन होंगे, दौड़ेंगे, ठीक है, हमने एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज लाके दे दिया, तो कहां पे रहेंगे, सरफेस पे। वही तो मैक्सिमम क्या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है चार्जेस के बीच में, ठीक, तो यहां पे ये हो गया सरफेस पे रहेंगे, ठीक। तो हमने क्या देखा, सॉलिड कंडक्टिंग में भी जो चार्जेस हैं वो सरफेस पे हैं, हॉलो कंडक्टिंग में जो चार्जेस हैं वो भी कहां है, सरफेस पे, ठीक। अच्छा, अब अगर हम इस हॉलो नॉन कंडक्टिंग की बात करें, किसकी बात करें हम, हॉलो नॉन कंडक्टिंग की, ठीक है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो क्या होगा। अब देखो नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर NCS, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, तो इसमें चार्जेस कहां रहेंगे, इसमें देखो एक स्फेयर है तो अंदर तो चार्ज हम नहीं दे रहे, और ये हॉलो वाला है ना, कैसा है, हॉलो, तो इस पे भी चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे, इस पे भी चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे। हमने जो चार्ज दिया तो कहां पे दे देंगे, हॉलो है, हॉलो का मतलब क्या हो गया, स्फेयर पे पूरा इसका चार्ज रहेगा, मतलब सरफेस पे पूरा चार्ज रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। अच्छा, एक चीज देखो, इन तीनों चीज में एक सिमिलैरिटी है, ठीक है, तीनों चीज में क्या है, एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है वो, कि इस पे भी चार्ज सरफेस पे है, इस पे भी चार्ज सरफेस पे है, और इस पे भी चार्ज सरफेस पे है। एक बना ही देता हूं ना, ऐसे, यहां पे देखो, ये ऐसे हॉलो नॉन हॉलो कंडक्टिंग, ठीक है, क्या हो गया, इसका भी चार्ज कहां पे होगा, सरफेस पे ही होगा, इसका तो चार्ज सरफेस पे है, इसका भी चार्ज कहां पे होगा, सरफेस पे होगा, क्योंकि ये भी कैसा स्फेयर है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, HNCS, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब देखो इन तीनों में सिमिलरिटीज क्या है, कि चार्जेस जो है वो सरफेस पे है, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब देखो कि इन तीनों का अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि इन तीनों का जो भी वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की या क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल की, तीनों के लिए सेम आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, और चार्ज कहां पे है, सरफेस पे, ठीक। इसमें मास देखो, मास तो अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चार्ज कहां है, चार्ज तो सरफेस पे है, चार्ज तो सरफेस पे है। ये भैया नॉन कंडक्टिंग को देख लो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग को देख लो, इस पे भी चार्ज कहां पे है, सरफेस पे है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इन तीनों का हम किसी एक के कारण भी निकाल ले तो वो दूसरे के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है हमें, ठीक, कि हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग, इन सब चीजों के लिए एक ही रूल मतलब एक ही वैल्यू आएगी, ठीक। तो इन तीनों को हम एक साथ पढ़ लेंगे, एक ही वैल्यू निकालोगे, तीनों के लिए वैलिड होगा, ठीक। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, क्या, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, किसमें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक सेकेंड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक, हाँ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो क्या ध्यान देना है, इसमें ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो ध्यान, देखो एक अगर हमारा ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, कैसा स्फीयर है ये, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, तो इस पे जो चार्ज होगा, ठीक है, वो चार्ज क्या होगा, पूरे सरफेस पे, मतलब पूरे रीजन में होगा, इसकी खासियत बस यही है, ठीक है। इसमें जो चार्ज क्या होगा, अंदर बाहर, मतलब सरफेस पे, अंदर में, इनसाइड सरफेस, हर जगह चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बस इसकी खासियत यही है, इसकी खासियत यही है, इसकी खासियत बस यही है कि इस पे जो चार्ज होंगे, ठीक है, इस पे जो चार्ज होंगे
वो पूरे रीजन में होगा। इस पे जो चार्ज होगा वो पूरे रीजन में होगा। मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कूट कूट के भरे होते हैं। ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं? कूट कूट के भरे होते हैं। ओरिजिन से लेकर के सरफेस तक इन सारी जगहों पे चार्ज होता है। ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है, तो ये याद रखना। ये क्या हो गया हमारा? SnCS, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, क्या हो गया ये? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो अलग होगी। ठीक है, बाकी इन तीनों से। ठीक है, तो आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हमने क्या बोला? इन तीनों की जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए, तीनों के लिए एक होगी, लेकिन इसके लिए डिफरेंट होगा। इसके लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्फीयर के बारे में थोड़ा समझ गए, है ना। अब इसी में याद रखना, इसमें कभी कभी बोला जाता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। तो तुम्हें ये देख लेना है कि भाई क्या पूछा गया। सॉलिड कंडक्टिंग पूछा गया है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पूछा गया है, अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे? आंसर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो लिख लियो, मिटा देता हूं इसको। हाय, मिट गया। देखो क्या हो गया ये। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या? ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग। ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग बोल लो। ठीक, या तो क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, सॉलिड कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, और क्या लिख सकते हैं? और हॉलो नॉन कंडक्टिंग। हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तीनों के कारण एक ही वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग और सॉरी हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों के लिए जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तीनों के लिए वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसमें से एक पॉइंट है आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, कहां पे? आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अच्छा चलो, तो एक कोई भी ले लो। क्या क्या ले लो? जिसके लिए भी, मान लो एक हॉलो कंडक्टर लेता हूं। ठीक है, या सॉलिड कंडक्टिंग ले लेता हूं। ठीक है, ये क्या हो गया? सॉलिड कंडक्टिंग। क्या है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये सॉलिड कंडक्टिंग है। इस पे चार्ज कितना है? Q। इस पे चार्ज कितना है? Q। तो चार्जेस कहां पे होंगे? सरफेस पे। चार्जेस कहां पे मिलेंगे? सरफेस पे। कल बताए थे ना, चार्जेस कहां पे मिलता है? सरफेस पे। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया, ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मान लो एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या ये आउटसाइड द कंडक्टर है? क्या है? आउटसाइड द कंडक्टर है। बात समझ में आ रहा है? आउटसाइड द कंडक्टर है। ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। इस पॉइंट पे निकालना है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो तुम क्या बोलोगे? नॉर्मल सी बात है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर पूछ दूं क्यों तो, अगर पूछ दूं क्यों तो बता पाओगे? बता दोगे? बहुत आसान है। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं? देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इधर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब सोचो, क्या स्फीयर को, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। क्या स्फीयर को छोटे छोटे रिंग का टुकड़ा मान सकते हैं? ठीक है, मान लो r रेडियस का है, फिर r प्लस डेल r का है, फिर क्या है ऐसे। तो ऐसे क्या, अगर हम रिंग बनाते जाएं, ठीक है, रिंग बनाते जाएं तो क्या होगा? एक स्फीयर बन जाएगा, हाँ या ना? मतलब पहले ऐसे करके रिंग बनाते जाओ, है ना, और उसको सेट करते जाओ। क्या हर एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं इस पॉइंट पे?
हाँ या ना? सिंपल, मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। देखो, क्या ये रिंग है? ठीक है, रिंग है। इस रिंग के कारण आर डिस्टेंस पे क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होता है, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होता है, हाँ या ना? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रही है, तो इसी कारण इस ड्यू टू सिमेट्री हम ये बोल सकते हैं कि स्फीयर के कारण भी उधर ही होगा, स्फीयर के कारण भी उधर ही होगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हमें पता चल गया डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिंपल सा तरीका, क्या यूज करेंगे? गॉस लॉ। क्या यूज करेंगे? गॉस लॉ। ठीक है, तो क्या करेंगे गॉस लॉ यूज करने के लिए? ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर दूं क्या? यहां पे कर देता हूं, है ना, ऐसे। ठीक, अब यहां पे गॉस लॉ यूज करेंगे तो क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या हो गया? ये गॉसियन सरफेस। ठीक, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक, अच्छा, बस कुछ नहीं, लिख लो यूजिंग गॉस लॉ। गॉसेस लॉ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ठीक, अगर ए लेंगे या डी ए लेंगे सिंपल, तो उसका भी डायरेक्शन तो इधर ही होगा, डीए का डायरेक्शन भी तो उधर ही होगा। दोनों के बीच का एंगल फिर 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। सिंपल, कोई खास बात है ही नहीं। कितना सवाल ऐसे कर चुके हैं ना? तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है भैया, 0 डिग्री हो गया। तो लिख लो, क्या लिखोगे? ई। क्या हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी? अगर होगी तो क्या हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी? हाँ, क्यों? क्योंकि आर डिस्टेंस है, आर पे वेरी कर रहा है, चार्ज तो वही है ना, चार्ज तो वही है। क्योंकि स्फीयर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या ना? चलो, ये हो गया, यानी ई की वैल्यू सेम होगी। इसका इंटीग्रेशन दे लो, डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो हमने स्फीयर बनाया, ठीक है, जिसको हमने गॉसियन सरफेस बोला, ये जो हमने स्फीयर बनाया, उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती? 1। सिंपल, कोई खास बात तो इसमें है नहीं। अब देखो क्यू इन, इसके अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर कितना चार्ज है? कितना चार्ज है? यही तो क्यू चार्ज है, हाँ या ना? ये जो गॉसियन सरफेस है, इसी के अंदर तो क्यू चार्ज है। तो यानी इसका मतलब हो गया कि क्यू इन की वैल्यू क्या हो गई? क्यू। ठीक है, क्यू इन की वैल्यू क्या हो गई? क्यू। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या वही रिलेशन आ गया जो पॉइंट चार्ज के कारण आया था? यानी E इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये तो वही वैल्यू आ गई जो पॉइंट चार्ज के कारण आता था। ये तो वही वैल्यू आ गई जो पॉइंट चार्ज के कारण आता था। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज फॉर आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम ड्यू टू स्फीयर और पॉइंट चार्ज यहां पे, है ना, सेम होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण भी निकाल लो या स्फीयर के कारण भी निकाल लो। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्फीयर है वो क्या काम करता है? स्फीयर एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज। किसके लिए? फॉर आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी आएगी जितना किससे आया है? पॉइंट चार्ज से। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोचो क्या फर्क पड़ता है इसमें? हॉलो ले लो, सॉलिड ले लो, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाहर इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा E इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, चलो मिटा दें क्या? लिख लिए हो? अच्छा, मिटा ही देता हूं इसे।
अब देखो, चलो बाहर तो निकाल लिए है ना, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, वो कितना आया, जितना पॉइंट चार्ज के कारण आता है, कितना आ गया हमारा 1/4πε0 Q/r²। अब इनसाइड देखते हैं, दूसरा इनसाइड द स्फेयर, ठीक है, इनसाइड द स्फेयर, ठीक है, इस स्फेयर के अंदर देखते हैं, ठीक, और बाकी तो पता ही है ना, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वही है, ठीक। तो सोचो कि हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक, इसके अंदर आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, अभी आर क्या है, आर इज लेस देन आर, आर कैपिटल आर क्या हो गया इस पे, रेडियस ऑफ द स्फेयर, कैपिटल आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द स्फेयर। अब अगर ये कंडक्टिंग स्फेयर है या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है या हॉलो नॉन कंडक्ट नहीं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर नहीं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, यहां पहले ही मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, हाँ, तो कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सबके लिए चार्जेस तो बाहर ही होंगे, ठीक है, सबके लिए चार्जेस तो बाहर ही होंगे, लिख दो चार्जेस बाहर हो गए, कट कट कट, ठीक, चलो भैया हो गए ये बाहर। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही अपना गॉस भैया का यूज करना है, उनका लॉ यूज करना है, तो कर लो। ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, ठीक, इसको लिख लेते हैं, गॉसियन सरफेस, ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, ठीक, कोई खास बात इस पे नहीं है, लिख लो यूजिंग गॉस लॉ। क्या होता है यूजिंग गॉसेस लॉ, E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा, सोच के देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या इधर ही होता, हाँ या ना, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इधर ही होता, क्यों, क्योंकि लॉजिक तो बता ही चुके हैं ना, रिंग काट के देख लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर हो गई, ठीक है। अगर होता तो, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है या नहीं है, अगर होता तो की बात कर रहा हूं, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक। अच्छा, यहां पे अगर एक छोटा सा एरिया ले लो डीए, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, उधर, यानी ई और ए के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री, ई और ए के बीच जो एंगल बना वो कितना बना, 0 डिग्री, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो या तो तुम चाहो तो ऐसे यहां पे लिख सकते हो ई, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ई है ना, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कोई खास बात इसमें नहीं। अब देखो, अब लगा लो गॉस लॉ, ठीक है, लगा लोगे तो ई तो कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख दिया आप गॉस लॉ हमने, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ई इंटू 4πr², इसका इस जो गॉसियन सरफेस है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², कॉस 0 की वैल्यू 1। अच्छा, अब देखो क्यू इन, इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर क्या चार्ज है, कितना चार्ज है, 0, इसके अंदर कितना चार्ज है, 0, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, तो नेट चार्ज हमारा अंदर हो गया 0, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि क्यू इन जो है वो 0 है, क्यू इन जो क्या है, 0, क्योंकि चार्जेस कहां है, सरफेस पे, तो इनसाइड कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से लिख सकते हैं भैया E इज इक्वल्स टू 0, E इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, यहां पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा नहीं कर सकते कि भैया क्यू इन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिख दो, ऐसी कोई बात नहीं, आंसर सेम आएगा, लेकिन ऐसा पहले इस गॉस लॉ को हमें यूज करना होगा कि मान लो अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होता ना, हाँ या ना, हमें ये नहीं पता है या नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर होता तो इधर ही होता, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया, 0, बात समझ में आ रहा है, कोई खास बात इसमें नहीं है।
अच्छा, इस चीज को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? कंडक्टर है और हमने कल ही पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में कि जो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितना होता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है? 0। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है ना? चलो, तो ये हो गया। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है, हॉलो के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग के लिए या हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, लिख लो फटाफट, इसे लिख लो, है ना? चलो, आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो मिटा दे, इसे मिटा देता हूं, है ना? चलो, हो गया। ये क्या हो गया? अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए और बाहर भी देख लिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना? चलो, अच्छा, अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, अच्छा, तो ग्राफ किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? ये आर और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और यहां पे लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू आर, मतलब सरफेस पे, मतलब काम सरफेस पे। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब सोचो क्या कि 0 से आर तक, 0 से कैपिटल आर तक, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द स्फेयर, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0। इनसाइड द स्फेयर 0 ही तो था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा यहां से। और आर के बाद से क्या हुआ था? आर रेडियस के बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी KQ/R²। हाँ या ना? तो हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे? यहां से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन ऐसे होगी। ये क्या हो गया? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा आता है, तो ग्राफ प्लॉट करना हमें आना चाहिए। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो ये इसका ग्राफ है। अब यहां पे देखो, इस रीजन की बात करें, अगर हम इस रीजन की बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे हो रहा है? ऐसे। ठीक है, पैराबोलिक। ये कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो, अब आगे इसको मिटा दूं। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। ठीक है ना? चलो, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे किसका? देखो, अभी तो हमने तीनों का देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक, अब हम देखेंगे किसका? नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। एक बच गया वो। ठीक है, अब उसका देख लेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, पहला आउटसाइड द स्फेयर। ठीक है, स्फेयर, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा होगा। हाँ या ना? हमारा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। और हमें पता है कि नॉन कंडक्टिंग में ये जो प्लस 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 है वो पूरे रीजन में होता है। हाँ या ना? ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? चार्जेस इसमें क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं, कोई मतलब दुर्व्यवहार नहीं होता इसके साथ। ठीक है, पूरा हर एक जगह पे सेम है। ठीक, अच्छा, पहला कंडीशन हमने क्या रखा है? पहला कंडीशन हमने रखा है, चलो भैया आउटसाइड निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो अगर ये सेंटर है तो इसके आर डिस्टेंस पे निकालना है आउटसाइड, यही तो है। और ये तो पता ही है, ये क्या हो गया तुम्हारा? कैपिटल आर। ये क्या हो गया? कैपिटल आर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या निकाल सकते हो इसका? क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है? सिंपल, निकालो, 1 मिनट का टाइम है, निकाल लो फटाफट। ठीक है, निकाल लो फटाफट।
आ गया? सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज कर लो। ठीक है, गॉस लॉ यूज कर लो। यूजिंग गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। ठीक है, कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए, वही कहानी है जो हमने पिछले बार दोहराया है, वही वैल्यू भी आने वाली है। ई की वैल्यू इधर, डी ए की भी वैल्यू इधर, तो अब इसको लिख सकते हैं, ई तो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, है ना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस 0। ठीक है, क्यू इनकी वैल्यू कितनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया भैया, ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये वही वैल्यू आ गई, ये वही वैल्यू आ गई जो हमने पिछले टाइम पढ़ा था, है ना। तो चारों स्फेयर, चारों टाइप के स्फेयर के कारण बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने दे दे तो भाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना। और उसकी वैल्यू वही आएगी जो पॉइंट चार्ज के कारण आता है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखा जाता है कि ये जो स्फेयर है वो किस तरह बिहेव करता है पॉइंट चार्ज के कारण। दिस स्फेयर इज बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इनसाइड, कहां पे, इनसाइड द स्फेयर। ठीक है, इनसाइड द स्फेयर। ठीक है, इनसाइड द स्फेयर, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आर इज, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें स्फेयर, है ना, क्योंकि अंदर निकाल रहे हैं। देखो अब, जैसे मान लो हमारे पास ये एक बड़ा, थोड़ा इधर से बनाते हैं ना, ऐसे, यहां पे ये हमारा स्फेयर है। ठीक है, हमने एक बड़ा सा स्फेयर लिया, ये सेंटर हो गया, ये इसका आर है। ये कैसा स्फेयर है, ये है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, ये कैसा स्फेयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके आर डिस्टेंस पे, कहीं पर भी आर डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इस जगह पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक, अच्छा ठीक, अब इस पे चार्जेस हैं, वो क्या होते हैं, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। चार्जेस क्या है, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, एक यहां बीच में देता हूं। ठीक, खत्म हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, इस चार्ज की टोटल वैल्यू कितनी है, क्यू। टोटल वैल्यू कितनी है, क्यू। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज याद करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बोलो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, राउ। क्या हो गया ये, राउ। राउ की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी होगी, रो की वैल्यू होती है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज रो, है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज व्हाट, रो। तो द वैल्यू ऑफ रो इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भैया बहुत बढ़िया, इसको ऐसे लिख लो, इस 3 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 3 q बाय 4 पाई आर क्यूब, 3 q बाय 4 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा अब ये बताओ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर। ठीक है, ये हमारा आर डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, आर डिस्टेंस है। सोचो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो किधर होगी, इधर होगी, है ना। यहां पे डीए की वैल्यू किधर होगी, इधर होगी, डीए की वैल्यू किधर होगी, इधर होगी। ठीक, अगर होगी तो क्या हर एक पॉइंट पे वैसे ही होगा, यानी अगर हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, ई ई ई ई ई। ठीक है, हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक,
कोई खास बात इसमें नहीं है, ये तुम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ठीक, अच्छा ठीक है, तो फिर यूज कर लो गॉस लॉ ना। किसने रोका है? यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ क्या हो जाएगा? गॉस लॉ को यूज करोगे तो क्या होगा, लिख लो। E डॉट डी ए is equals to Q in by epsilon naught, close integration E dot dA is equals to Q in by epsilon naught। ठीक, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम है? हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, तो बाहर कर लो ना इलेक्ट्रिक फील्ड को। रोका किसने? dA cos थीटा, क्लोज इंटीग्रेशन Q in by epsilon naught। ठीक है, Q in by epsilon naught, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो लिखो E और इसका थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो लिख सकते हैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर स्क्वायर? ये वाला गॉसियन सरफेस। इसको लिख लो भैया यहां पे। ठीक है, गॉसियन सरफेस, ये लिखना बहुत जरूरी है। गॉसियन सरफेस छूटना नहीं चाहिए। गॉसियन सरफेस लिखना बहुत जरूरी है। बिना गॉसियन सरफेस का कोई काम होने वाला नहीं है गॉस लॉ में, तो गॉसियन सरफेस लिखना बहुत जरूरी है। लिख देते नहीं तो गॉस लॉ बुरा मानेगा। ठीक है, लिख दिया। चलो भाई, E इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? देखो इसमें क्यू इन निकालना है। ठीक है, क्यू इन निकालना है। और क्यू इन निकालोगे कैसे? हमें देखो इसमें क्या है कि जो चार्ज है वो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट है, हाँ या ना, लेकिन हम उतना चार्ज पे इंटरेस्ट नहीं है। हमको बस इस रीजन में जो चार्ज है वो चाहिए। ठीक है, इस रीजन में जो चार्ज है वो चाहिए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं इसका वॉल्यूम लिख लूं, ठीक है, और उसको रो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हमको चार्ज मिल जाएगा? हाँ या ना? क्योंकि क्या रो क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर हम इस वॉल्यूम का चार्ज चाहते हैं तो उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? कितना आसान है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि रो और इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बाय कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। वॉल्यूम तो पता है ना स्फीयर का क्या होता है? क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4 पाई आर क्यूब बाय 3, सिंपल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस पाई ने इस पाई को मारा, इस 4 ने इस 4 को मारा, और इस आर स्क्वायर ने इस क्यूब को मारा। ठीक, बचा हमारे पास कितना? मिटा दो ऊपर। चलो भैया मिटा देता हूं, है ना? तो हमारे पास कितना बचा? देखो कितना हो गया? E इज इक्वल्स टू, यहां ऐसे है ना, यहां पे लिखना ध्यान से। E इज इक्वल्स टू कितना बचा हमारे पास? रो और यहां से एक आर। E इज इक्वल्स टू रो इंटू आर बाय, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इनसाइड द, कहां पे? इनसाइड द स्फीयर। ठीक, ये तो रो के टर्म में हो गया। कितना आ गया इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब E इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये याद होना हमें चाहिए स्फीयर के लिए। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक, अच्छा, रो के टर्म में तो हमने याद रख लिया 3R बाय, हाँ 3 रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब अगर मैं रो की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, रो की वैल्यू पुट करूं तो कितना हो जाएगा बोलो? रो की वैल्यू होगी, कितनी होगी रो की वैल्यू? Q बाय 4/3, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 3Q बाय 4 पाई आर क्यूब, है ना? रो की वैल्यू यही होगी ना? अरे हाँ या ना? Q बाय 4 पाई आर क्यूब, यही तो वॉल्यूम होता है। तो 3 तो ऊपर चला गया, बचा क्या? R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट।
r/3 क्या क्या कट गया देखो, 3 और 3 कट गया, तो E की वैल्यू कितनी आई, E की वैल्यू आई 1/4πε0, 1/4πε0 QR/r³, QR/r³। ये भी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। E की वैल्यू क्या होगी, चार्ज के टर्म में, चार्ज के टर्म में कितना हो जाएगा E की वैल्यू, E की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 QR/r³, QR/r³। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये दोनों एक्सप्रेशन हमें याद होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और ये बहुत जगह पे इसका यूज होता है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, हमें ये तो समझ में आ गया, मिटा दूं इसे। हाँ, तो हमने देख लिया स्फीयर के कारण आउटसाइड इनसाइड हर जगह देख लिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा होगा, ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ देख लो, एक मिटा देता हूं, है ना, ऐसे मिट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखो, अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ कैसे होगा, किसके किसके बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, E और R के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है भैया, E और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब सोचो, अगर ये कौन सा पॉइंट हो गया, R = R, ठीक है, R = R, ठीक है। अब सेंटर की बात करो, तो सेंटर के लिए अगर हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो यहां पे एक और लाइन जोड़ सकते हो कि E सेंटर, ठीक है, सेंटर वो कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि R की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी 0, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 0, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। लेकिन उसके बाद R डिस्टेंस तक, यानी जो हमारा स्फीयर था, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन यहां से यहां तक E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना हमने R लिया था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, कहां तक, R = R तक, कहां तक, R = R तक, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो आउटसाइड के लिए तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KQ/, या E इज KQ/R², वही तो होता है। तो इसका मतलब फिर से वही ग्राफ आ जाएगा, ये, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहां पे क्या हो जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ये याद, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ। तो ये ग्राफ हमें पता होना चाहिए, है ना, इन दोनों की वजह से ग्राफ पता होना चाहिए, बहुत बार पूछ सकता है, पूछा है और आगे भी पूछेगा, ठीक है ना। ये तो ग्राफ हमें पता चल गया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मिटा दें इसे, लिख लिए हो, हाँ, चलो भैया मिटा देते हैं इसे, मिट गया, नामो निशान मिटा दो इसका, मिट गया, है ना। चलो अब क्या बच गया हमारा, पोटेंशियल। अब क्या बच गया हमारा, पोटेंशियल। आओ तो फिर हम लोग पोटेंशियल देखते हैं, क्या देखते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। तो भैया पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, बोलो, सॉलिड कंडक्टिंग, अच्छा, सॉलिड कंडक्टिंग बोले तो और दो चीज क्या आ सकता है, हॉलो कंडक्टिंग, ठीक है, और एक क्या आ सकता है, हॉलो कंडक्टिंग बाद एक और क्या आ सकता है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इसके कारण हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, इसके कारण हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, दो रीजन है, पहला आउटसाइड,
आउटसाइड द स्फेयर, ठीक है, आउटसाइड द स्फेयर। अब एक स्फेयर ले लेते हैं, है ना, लिख लेना ये क्या है, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है। चार्जेस कहां पे होंगे, सरफेस पे, ठीक है, चार्जेस कहां पे हैं, सरफेस है। और क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली। वैल्यू ऑफ चार्ज कितना है, क्यू। रेडियस इसकी कितनी है, आर। यहां से कितने डिस्टेंस पे निकालना है, आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ट्राई कर सकते हो क्या, ट्राई करो 1 मिनट, है ना, ट्राई करो 1 मिनट। बन गया, देखो कितना आसान है। क्या बना तुम लोगों से, नहीं बना, देखो, हाँ देखो कैसे लिखोगे। अगर हमें आउटसाइड लिखना है यहां पे, तो ई आउटसाइड कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर कितना हो जाएगा, बोलो, आउटसाइड द स्फेयर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। होगा सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, हम क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, क्या, या लिखो dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr, ठीक है, यही होता है ना, E डॉट dr। कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भैया बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये जो dV लिखे हैं, ठीक है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अगर इसको लिखो एज dV इज इक्वल्स टू इतना, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसमें देखो लिमिट बिठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर तुमने लिमिट को अच्छे से बिठा पाया तो बहुत आसानी से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, क्योंकि लिमिट में सिंपल क्या होगा, माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। चलो, तो ये हो गया E डॉट dr। अच्छा, जो हम पोटेंशियल लिखते हैं वो कहां से कहां तक लाते, इनफाइनाइट से लेकर के कोई डिस्टेंस आर तक, तो इनफाइनाइट से आर तक, ठीक। तो जब ये इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इनफाइनाइट पे ही होगा, ऐसा, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। याद करो रिलेशन, ऐसा ही कुछ लिखा था, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल। आ रही है बात समझ में, सिंपल, इतना आसान तो है, इससे अच्छा क्या मिलेगा, लड्डू है। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रेट ही तो करना है, कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा V, या ऐसे लिखो इनफाइनाइट से लेकर के, अच्छा एक ही बात है, कोई ऐसे लिखो V इनिशियल माइनस V फाइनल, ऐसे लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, है ना। अरे यार, मैंने ये से भी इनफाइनाइट लिखना था ना, इनफाइनाइट लिखना था, क्या हो गया, इनफाइनाइट से, ठीक। अच्छा चलो भैया बहुत बढ़िया। तो इसको लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक, V फाइनल माइनस V इनिशियल। कहां से ला रहे थे, इनफाइनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस, तो V इनिशियल क्या हो गया, V इनफाइनाइट, और V फाइनल क्या हो गया, एट द डिस्टेंस R, यही तो है। चलो, इसका E की वैल्यू पुट कर लो, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर dr। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। मिटा दें क्या, इसे मिटा देता हूं इधर, है ना। चलो देखो, अब इसको इंटीग्रेट करो, V इनिशियल और V फाइनल, V फाइनल को VR लिख सकते हैं क्या, V फाइनल को VR लिख सकते हैं क्या, और V इनिशियल को क्या लिख, V इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, V इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ऐसा कोई खास बात इसमें नहीं है ना। V या ऐसे लिख लो डायरेक्ट, ठीक है, V एट R और V एट इन्फिनिटी, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। V एट R और V एट इन्फिनिटी, ये लिख लो, V एट R और V एट इन्फिनिटी, जैसे भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है ना। V एट इन्फिनिटी, इतना तो लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो कितना हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, Q बाय 4πε0 तो कांस्टेंट हो गया, dr बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, कितना हो जाएगा, माइनस Q बाय 4πε0, ये तो कांस्टेंट है ना। और इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, dr बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो कितना हो गया ये देख लो, माइनस Q बाई 4πε0, इसका हो जाएगा। अच्छा, लिमिट तो बिठाना तो हम भूल ही गए भैया, तो R से इनफाइनाइट से R,
ये कितना हो जाएगा -1/r इनफाइनाइट से लेकर के r। इंटीग्रेशन तो आता है, चलो भैया कितना हो जाएगा -kq, माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या करेगा प्लस, तो q/4πε0 1/r माइनस 1/∞, 1/r माइनस 1/∞, तो कितना हो गया देखो VR, और V इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती 0 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहां पे 1/4πε0 q/r लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, अब देखो इसको तुम हटा ही दो ना, 0 है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेप पहले ही लिख दो VR माइनस V इंफिनिटी कितनी होती 0, तो डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इस R को भी हटा दो, तो डायरेक्ट तुम V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r²। This is the potential due to a sphere at a distance r, ड्यू टू अ स्फेयर एट अ डिस्टेंस r, और r कहां आउटसाइड द स्फेयर, r कहां आउटसाइड द स्फेयर। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ये भैया हमारा निकल गया क्या, स्फेयर के कारण क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मिटा दें इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कंफ्यूजन थोड़ा यहां पे हो सकता है, और उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करोगे, हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ले लो और ये r डिस्टेंस तक ले लो, यहां से भी लिमिट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टू r, या डायरेक्ट इसको ऐसे क्या लिख सकते हो v इनिशियल v फाइनल। यहां पे v इनिशियल में डिस्टेंस कितना है वो चीज देखोगे, स्फेयर से डिस्टेंस कितना है, तो अभी हमारे लिए इनफाइनाइट है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया इनफाइनाइट, और कहां से लाना है r तक। सिंपल, बस इतना याद रखना है इस वाले फॉर्मूले को यूज करने में। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया इसमें। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लो। अरे भैया ये क्या आ गया, ये ड्रैगन लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लो। अच्छा ये तो हमने आउटसाइड निकाला ना, इनसाइड तो निकाला ही नहीं। दूसरा क्या है, इनसाइड द स्फेयर। ठीक है, इनसाइड द स्फेयर निकाल लो, इनसाइड द स्फेयर। सोचो कि ये एक स्फेयर है, सोचोगे क्या है ये, इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं, है ना। ये स्फेयर है, रेडियस r, कहां निकालना है r डिस्टेंस पे, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी। सोचो इन चार्ज कहां होगा बाहर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई 0। फिर वही फॉर्मूला लगा लो, dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट dr माइनस ऑफ E डॉट dr। यही तो इंटीग्रेशन होता है, हाँ या ना। अगर ये इंटीग्रेशन है तो E की वैल्यू कितनी हो गई, तो v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं या क्या डायरेक्ट, चलो भाई पूरा नहीं लिखते हैं, इंटीग्रेट कर दो इसको इन्फिनिटी से लेकर के r डिस्टेंस तक। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात, यार इतना कौन करता है यार, छोड़ो ना, पता ही तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट, पहले ही बता चुका हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो पोटेंशियल क्या हो गया 0 नहीं कांस्टेंट। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट, यानी v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या ऐसे लिखो डायरेक्ट dv इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, E इज इक्वल्स टू 0। सिंपल, तो v कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी कांस्टेंट, v कितनी हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, खुल जा भाई, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, देख लो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब देखो पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा है, पोटेंशियल तो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक, अच्छा तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी फिर,
कांस्टेंट तो आ गया, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट कहने का मतलब है कि भैया कहीं पर भी ले लो, यहां 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 कहीं पर भी लो, जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू तो सेम है नहीं, हाँ या ना, उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो ये जो पोटेंशियल है, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी, तो वीपी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इतना तो हमें यहां से पता चला। तो कितना होगा? सरफेस पे निकाल लो, जस्ट आउटसाइड, ठीक है, सरफेस पे, यहां पे। तो अगर मैं सरफेस की बात करूं, ठीक है, कहां की बात करूं? सरफेस, ठीक है। तो ऐसे एक लाइन और लिख लेते हैं यहां पे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है, सरफेस। सरफेस के लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर इज इक्वल्स टू आर। तो हम क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल में? 1/4πε0 क्यू बाय, जब आर लिखते थे ना जनरल, आउटसाइड कितना था? के क्यू बाय स्मॉल आर। तो यहां पे अब स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर। ये हो गई कहां पे? सरफेस पे। कहां पे हो गई? सरफेस पे। तो ये जो सरफेस है उसके अंदर की जो पोटेंशियल है हर एक पॉइंट पे वही होगा। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? जितना सरफेस पे है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गई। अब अगर हम ये लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम वीपी लिखना चाहते हैं, ठीक है, मिटा देता हूं इसे, लिख ही लिया होगा, है ना। चलो हम क्या लिखना चाहते हैं? वीपी। वीपी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? वी सरफेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाय आर। एक और पॉइंट ले लेते हैं यहां पे, क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू वी क्यू। कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 4πε0 क्यू बाय आर। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। हो गया। तो इतना होता है। सो दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर। दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर। कितनी हो गई इसकी वैल्यू? वी क्यू इज इक्वल्स टू वी पी इज इक्वल्स टू वी एस इज इक्वल्स टू 4πε0 क्यू बाय आर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कांस्टेंट कैसे आया वो पता चल रहा है ना, इंटीग्रेशन होता है किसी भी चीज। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। बता दूं क्या? देख लो कैसे। जैसे मान लो कि अगर तुम किसी भी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो इंटीग्रेशन में एक सी आता है ना, कांस्टेंट, वही सी है ये। बात समझ में आ रहा है? चलो फिर इतना बहुत, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा इंटीग्रेशन, है ना। तो इतना हमें याद रखना है, ठीक। इनसाइड कितना होगा? जितना उतना ही होगा जितना सरफेस पे, ठीक। ग्राफ बना लो इसका। ग्राफ किसके किसके बीच में? V और R के बीच में। V और R के बीच में। तो ये R इज इक्वल्स टू R पॉइंट है। R इज इक्वल्स टू कैसा पॉइंट है? R। तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। कहां तक? R तक। फिर क्या होगा? फिर ये 1/r² के हिसाब से वेरी करेगा। यहां पे V क्या हो गया? V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय आर, कांस्टेंट है। उसके बाद क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब कैसा रिलेशन? हाइपरबोलिक रिलेशन। कैसा रिलेशन? हाइपरबोलिक रिलेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये क्या है? V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहां तक? R से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के R तक। अच्छा, अगर ये बोल दे तो V R इज इक्वल्स टू 0 हो जाता, तो ये जो R है हमारा, ये R इज इक्वल्स टू 0, मतलब सेंटर पे तो उतना ही होता, 1/4πε0 क्यू बाय आर। कहीं पर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। बात समझ में आ रही है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे किसके कारण? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के कारण पोटेंशियल पढ़ेंगे और उसका ग्राफ अंदर बाहर दोनों जगह पढ़ेंगे। ठीक है, हो सके तो तुम ट्राई करना बनाने का। ठीक है, ये होमवर्क लिख लो। ठीक, निकालो आउटसाइड तो निकालो, आउटसाइड तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनसाइड निकालना, ठीक है ना।
चलो आज के लिए इतना ही, बाय।